क्वेश्चन आवर में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के उस महारक्षक की तस्वीर जिसको लेकर हिंदुस्तान में सियासी संग्राम तो मचा है, लेकिन उसके नाम से दुश्मन कांप रहे हैं। राफेल फाइटर जेट वो नाम है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास, और हिंदुस्तान को जल्द ही मिलने वाले हैं 36 लड़ाकू विमान। हम आपको राफेल डील पर हो रही सियासत और डसॉल्ट एविएशन के सीईओ का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उस विमान की झलक जो हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल होने वाला है। फ्रांस से हिंदुस्तान को मिलने वाले राफेल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। आइए आपको दिखाते हैं भारत को मिलने वाले सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की तस्वीरें। ये हिंदुस्तान के महारक्षक की पहली तस्वीरें। जिस राफेल फाइटर जेट का इंतजार पूरे मुल्क को है, जिस राफेल का नाम 1.25 अरब लोगों की जुबान पर है, उस राफेल विमान की पहली झलक अब देश के सामने आ चुकी है। यही है हिंदुस्तान का वो आसमानी योद्धा जो भारतीय वायुसेना की शान को बढ़ाने वाला है। फ्रांस के इस्ते ले ट्यूब एयरवेज पर हिंदुस्तान को मिलने वाला राफेल फाइटर जेट एक्शन के लिए तैयार है। हिंदुस्तान को फ्रांस से जो राफेल विमान मिलेंगे वो पूरी तरह तैयार होंगे और इस वक्त फ्रांस के एयरबेस में हिंदुस्तान को मिलने वाले इस लड़ाकू विमान का परीक्षण किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, फ्रांस के एयरबेस में किस तरह हिंदुस्तान को मिलने वाले राफेल विमान का फ्लाइंग टेस्ट किया जा रहा है। राफेल का मतलब तूफान होता है और अपने नाम की तरह ये विमान दुश्मनों के बेड़े में तूफान मचाने की काबिलियत रखता है। देखिए, पलक झपकते ही ये हिंदुस्तान को मिलने वाला ये फाइटर प्लेन आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा और काफी देर तक उड़ान भरने के बाद इसकी सफल लैंडिंग भी आसानी से कराई गई। राफेल एक डबल इंजन वाला फाइटर प्लेन है और ये हजारों खासियतों से लैस है। 15 मीटर लंबा ये फाइटर जेट जब आसमान में नजर आता है तो दुश्मनों के खेमे में खलबली मच जाती है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की अधिकतम रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 15.27 मीटर है और इसमें 1 या 2 पायलट बैठ सकते हैं। राफेल विमान जमीन से हवा और हवा से हवा में अपने लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। इसमें 1.3 mm की एक गन लगी होती है जो एक बार में 125 राउंड गोलियां निकाल सकती हैं। इतना ही नहीं, इसमें कई घातक मिसाइलें लगी रहती हैं। साथ ही रडार को चकमा देने की काबिलियत रखता है। इस विमान की काबिलियत इस बात से समझी जा सकती है कि जंग के हालात में अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो ये पलक झपकते दुश्मन के बेड़े में कहर मचा देगा। ये लाहौर 11 मिनट में पहुंच सकता है, कराची 30 मिनट, रावलपिंडी 18 मिनट, पेशावर 22 मिनट, इस्लामाबाद 18 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। फिलहाल फ्रांस से हिंदुस्तान को 36 राफेल मिलने वाले हैं। राफेल की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका इस्तेमाल 2007 में अफगानिस्तान से लेकर 2014 में इराक के जंग में हो चुका है और अब यह विमान जल्द हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। तो राफेल विमान डील को लेकर मचे घमासान के बाद सबसे बड़ी गवाही सामने आई है। पहली बार राफेल डील के मामले पर देशों के सीईओ ने इस बारे में खुलकर बात की। देशों के सीईओ ने साफ कहा कि रिलायंस डिफेंस को सरकार ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद चुना था। इसके अलावा देशों के सीईओ ने यह भी कहा कि भारत को जो राफेल मिल रहे हैं दरअसल में वो 9% सस्ते हैं। फ्रांस का बेहतरीन फाइटर जेट राफेल हिंदुस्तान की वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन भारत में इस डील को लेकर सियासी संग्राम मचा है। कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील पर न केवल सवालों के तीर दागे हैं बल्कि इसकी कीमत को लेकर भी भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर मढ़े हैं। और इस तमाम हंगामे के बीच पहली बार डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने इस मामले में खुलकर बात की है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में दसॉल्ट के सीईओ ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दसॉल्ट कंपनी के मुखिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जिसमें ये आरोप है कि राफेल डील
HAL से लेकर रिलायंस को दी गई। और इस तमाम हंगामे के बीच पहली बार दसॉ एविएशन के CEO ने इस मामले में खुलकर बात की है। Is what I said. We about Reliance. We choose Ambani by ourselves, the Reliance Group, the Ambani family. We did it. We are also looking at other partners. We have already 30 partners which are not Reliance. इतना ही नहीं, दसॉ कंपनी के CEO एरिक ट्रैपियर ने राहुल गांधी के आरोपों पर दुख भी जताया। उन्होंने साफ कहा कि किसी पार्टी के लिए वो काम नहीं करते। Yes, I saw that and I am a little bit sad to see, because we have also a long experience with the Congress Party. The deal with the Mirage 2000 was at the time of the Congress Party. Mrs. Gandhi, the first deal with India in 1953 was also with Nehru, and there are honorable prime ministers at that time, and we have been working with India. We are not working for a party. We are working and supplying strategic assets, strategic products like fighters to the government of India. इस बेबाक इंटरव्यू में दसॉ कंपनी के CEO से हर एक सवाल पूछे गए। सवाल राफेल डील की कीमत को लेकर भी हुआ। दसॉ ने साफ किया कि भारत को मिलने वाले राफेल 9% सस्ते हैं। Price of the 36 was exactly the same compared with the 18 flyaway. You compare flyaway to flyaway. 36 is double than 18, so as far as I was concerned as Dassault, it should have been the double, including the price. 36 aircraft to compare with 18. But because it was a G2G government, there were some negotiation, and then I had to decrease the price of 9%. So the price of Rafale in flyaway condition is less expensive in the 36. यानी पहली बार इस पूरे डील को लेकर दसॉ कंपनी ने आरोपों पर सफाई दी है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कुल मिलाकर दसॉ ने इंटरव्यू देकर इस विवाद को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष इस दलील को मानने को राजी नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो राफेल डील पर दसॉ कंपनी के CEO ने जब सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, बावजूद इसके राफेल डील पर सियासी संग्राम अभी भी जारी है। कांग्रेस ने आज इस इंटरव्यू पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को यह कहकर पलटवार किया कि कांग्रेस राफेल मामले पर सिर्फ झूठ फैला रही है। राफेल डील ने हिंदुस्तान की राजनीति में तूफान मचा रखा है। आरोप के तीर हैं तो जवाबों के साथ पलटवार। कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती और सरकार है कि इस मुद्दे पर पीछे हटना नहीं चाहती। डसॉल्ट के CEO एरिक ट्रैपियर के आज के बयान के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि राहुल गांधी केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। बिना तथ्यों के, बिना किसी एविडेंस के प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं, इस बयान के बाद उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत सरकार, फ्रांस की सरकार और दसॉ के CEO की सफाई के बावजूद विपक्ष को इस मुद्दे पर सब कुछ काला नजर आ रहा है। दसॉ के CEO ने आरोपों का जवाब दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी सवालों के तीर दाग दिए। जो राफेल लड़ाकू जहाज कांग्रेस पार्टी 526 करोड़ में खरीद रही थी, वो लड़ाकू जहाज मोदी जी ने पुराना टेंडर कैंसिल कर 1670 करोड़ में खरीद डाला। एरिक ट्रैपियर की कंपनी को घर बैठे 42,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। जांच तो एरिक ट्रैपियर और डसॉल्ट एविएशन की भी होगी। इतना ही नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील को लेकर हलफनामा भी पेश कर चुकी है। बंद लिफाफों में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस डील की पूरी जानकारी दी है। उस पर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। पूरा देश जानता है कि यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। पूरा देश जानता है कि हवाई जहाज को हिंदुस्तान में बनना था, युवाओं को रोजगार मिलना था। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को स्वयं बताया कि सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। एक और जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी सारे आरोपों पर करारा पलटवार कर रही है।
क्योंकि अपना इतिहास खराब रहा है, इस करके ये इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दो प्राइवेट कंपनी आपस में क्या डील करती है क्या नहीं करती है उसके अंदर सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। और ये एक बहुत बेसिक सी काम धंधे जो लोग करते हैं उनको ज्ञान होना चाहिए कि डिसॉल्ट जो कंपनी है वो डिसॉल्ट कंपनी जिसमें उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता होगा वो वही काम करेंगे, वो किसी के कहने पे काम नहीं करेंगे। कुल मिलाकर राफेल की जंग अब सियासी हो चली है। 2019 के लिहाज से कांग्रेस को इस विवाद में सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस के इस मुद्दे की हवा निकाल दी जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात शहरों के नाम बदलने पर हो रही सियासत की नाम बदलने को लेकर राजनीति गर्मा गई है, जिसमें बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं और राजनीति की मर्यादा तार तार हो रही है। नाम बदलने को लेकर आजमगढ़ में एसपी नेता अबू आजमी इस कदर आग बबूला हो गए कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान तक दे डाला। एक के बाद एक शहरों के नाम बदलने क्या शुरू हुए, सियासत ही गहरा गई। नाम बदलने से शुरू हुई सियासत अब बदजुबानी तक पहुंच गई। नाम बदलने में किसी को गर्व महसूस हो रहा है तो कोई नाम बदलने पर शर्म महसूस कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो बयानों की सारी मर्यादा ही लांघ दी। आजमगढ़ का नाम आर्यगढ़ करने की चर्चा उठी तो अबू आजमी आपा ही खो बैठे। नहीं, ऐसा है कि आजमगढ़ का नाम इसलिए आजमगढ़ रखा गया था कि आजम शाह साहब ने आजमगढ़ को बसाया था। योगी को कोई राइट नहीं है। आजम शाह की प्रॉपर्टी आजम शाह ने नाम रखा और आजम शाह के नाम को मिटाने का मतलब ये हुआ है कि योगी साहब बिल्कुल फेल हैं, कोई काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है योगी जी को सिर्फ मंदिर में बैठ के पूजा करना चाहिए और लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। अबू आजमी के विवादित बयानों की फहरिस्त यही नहीं थमी। अबू आजमी ने राम मंदिर का राग भी छेड़ा और पीएम मोदी को भी उन्होंने घेरा। बनाओ, जितने मंदिर बनाना है हम उसमें मदद करेंगे, लेकिन मस्जिद तोड़ के मंदिर बनना चाहिए। मुझे लगता है राम कोई पसंद नहीं है, अल्लाह कोई पसंद नहीं है कोई मस्जिद किसी ऐसी जगह बनाई जाए। 2019 में नरेंद्र मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। अब तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते और झूठ बोल करके यहाँ सत्ता में बैठे थे आकर के। पीएम और सीएम पर विवादित टिप्पणी हुई तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने साफ कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं शहरों के नाम बदल रही है जिनका नाम खुद शासकों ने जबरन रखा था। ये भाषा बहुत ही गलत है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है किसी के भी बारे में। कुछ नाम जबरदस्ती रखे गए थे मुगल काल में, कुछ नाम बदले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, और वो जो बदले हैं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि इतिहास। इस विवाद पर कांग्रेस ने भी बयान दिया। एक ही तीर से उसने एसपी और बीजेपी दोनों पर वार करने की कोशिश की। नेताओं को शब्दों का चयन बहुत ही संयमित ढंग से करना चाहिए। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो अपने गलत बयानों के कारण जाने जाते हैं, उनसे उनको प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। इस बीच यूपी कैबिनेट ने आज इलाहाबाद को प्रयाग और फैजाबाद के नाम को अयोध्या करने की मंजूरी दे दी। लेकिन एक दो शहर के नाम बदलने के बाद से मानो नाम बदलने की बयार ही चल पड़ी है। हर तरफ नाम बदलने की मांग उठने लगी है। ये अलग बात है कि किसी को इसमें 2019 की राह नजर आ रही है तो किसी को सिर्फ विरोध के नाम पर राजनीति चमकाने का सुनहरा अवसर दिखाई दे रहा है। लखनऊ से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर संग्राम मचा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संघ की शाखा में सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने की बात है। बीजेपी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पर सियासी वार कर रही है। एमपी में संघ की शाखा पर संग्राम, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सियासी बवंडर। शासकीय परिसर में संघ की शाखा पर प्रतिबंध लगाएंगे। सरकारी अधिकारियों की शाखा में जाने की छूट से जुड़ा आदेश निरस्त किया जाएगा। कांग्रेस के वचन पत्र में संघ से जुड़ी इन बातों पर सियासी संग्राम मचा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संघ पर बैन लगाना चाहती है। ये मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनावी सभाओं में जोर शोर से गूंज रहा है। खरगोन की चुनावी सभा में राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधे सीधे कांग्रेस को चुनौती दी है। कोई कर्मचारी मिल जाएगा। मैं शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूँ, मैंने ये प्रतिबंध हटाया था कि संघ देशभक्तों का संगठन है, संघ राष्ट्रवादियों का संगठन है, और जो सरकारी कर्मचारी चाहे संघ की छोटी शाखाओं में जाए, ये फैसला शिवराज सिंह चौहान का था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था।
दम है कांग्रेस में तो रोक लगा के दिखाएं संघ और संघ की शाखा। बीजेपी के तीखे तेवर के बीच पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की अपनी दलील है। कांग्रेस का कहना है कि उनका इरादा संघ पर बैन लगाने का नहीं है, वो बस उस नियम की बात कर रहे हैं जो पहले से लागू है। उमा भारती जी जब मुख्यमंत्री थी, क्या ये आदेश थे? क्या ये लागू था? जब बाबूलाल गौर जी थे, ये लागू था। आज केंद्र सरकार ने भी ये लागू किया हुआ है, तो हमने तो वही बात दोहराई है। एमपी में शाखा में सरकारी अधिकारियों के जाने पर पाबंदी के इतिहास की बात करें तो 1981 में सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। साल 2000 में दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने एक बार फिर इस संबंध में आदेश जारी किया था। गौर करने की बात यह है कि बीजेपी के सत्ता संभालने के 3 साल बाद भी ये बैन बरकरार था। 2006 में शिवराज सरकार ने बैन हटाने का फैसला किया था। संघ को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताया गया था। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस न मंदिर बनने देना चाहती है और न शाखा चलने देना चाहती है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के लिए नक्सलिज्म जो है वो रिवॉल्यूशन है, वो क्रांति है, मगर सामाजिक कार्य जो संघ करती है वह घृणित है और वो घृणा योग्य है। संघ की शाखा को लेकर एमपी में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। संघ पर राहुल गांधी भी वार करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले राहुल ने संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संघ को सिर्फ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहना ठीक नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात जहरीली हुई दिल्ली की हवा की, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आज दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण से कोई खास राहत नहीं मिली। राजधानी स्मॉग की चपेट में और इसका सीधा असर यह पड़ रहा है कि दिवाली के करीब 1 हफ्ते बाद भी दिल्ली की हवा इतनी खराब है कि यहां दम फूल रहा है, सांसों पर संकट नजर आ रहा है। प्रदूषण रोकने के सारे दावे, सारे इंतजाम धुआं धुआं हो गए और दिवाली के 1 हफ्ते बाद भी डेंजर जोन में अटकी है दिल्ली की हवा। फिजाओं में इस कदर प्रदूषण खुला है कि हाँफ रही है दिल्ली और घुट रहा है लोगों का दम। सोमवार को दोपहर तक राजधानी की हवा में कुछ सुधार देखने को मिला, मगर शाम होते होते हालात फिर खराब हो गए। धूल, धुएं और धुंध ने दिल्ली की हवा में इस कदर जहर घोल दिया कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल होने लगा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम होती। मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम, आंखों में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। कितना में मास्क पहन लेंगे, आप कितना अवॉइड करोगे इसको? ये तो आपको 24/7 है। स्मॉग ने राजधानी को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया है कि यहाँ सांस के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो खतरा और बढ़ा है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब है। कई बार तो हवा में प्रदूषण इतना बढ़ गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना 900 के पार पहुंच गया। आज सुबह भी दिल्ली की हवा बेहद गंभीर कैटेगरी में थी। वजीरपुर इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 621 दर्ज किया गया, रोहिणी में 504, तो जहांगीरपुरी इलाके में 494 रिकॉर्ड किया गया। नोएडा में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। यहाँ आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 422 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में मंगलवार को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई। उम्मीद थी कि बारिश से प्रदूषण घटेगा और मौसम सुहाना हो जाएगा, लेकिन चंद पलों की बूंदाबांदी ने राहत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो मौसम में तब्दीली लगातार देखी जा रही है। आज थोड़ा सा हल्का ठंड जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन जो बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से तेज बारिश जो होने की उम्मीद थी वो फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि अगर तेज बारिश होती तो थोड़ा बहुत राहत मिल सकती थी, लेकिन हल्की बूंदाबांदी से बहुत ज्यादा पोल्यूशन में फर्क नहीं होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए कुछ लोग हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार बता रहे हैं। उनकी दलील है कि किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा में धुआं घुल रहा है और बढ़ रहा है प्रदूषण। लेकिन पड़ोसी राज्य की सरकार और किसान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वेस्टर्ली विंड जब चलती हैं तो पंजाब से धुआं उस तरफ जाता है। ये तो है नहीं कि धुआं कोई एरोप्लेन से चला जाएगा, ये हरियाणा में होके और सारी जगह होके वहाँ पे पहुँचेगा। तो जितना एरिया है वहाँ पे सारा एयर क्वालिटी ठीक रहा है, तो दिल्ली में खराब कैसे हो सकता? सरकार और अधिकारी चाहे जो दावे कर ले, लेकिन हकीकत तो यही है कि राजधानी की हवा जहरीली हो गई है
और कर रही है लोगों को बीमार। शायद इसीलिए एनजीटी ने भी कड़ा रुख अपनाया है और दिल्ली समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब कर पूछा है कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए दिल्ली के बाद अब पहाड़ों की बात करते हैं, जहां पर बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए, लेकिन यही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनी हुई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। सफेदी की चादर में लिपटे पहाड़, करगिल की चोटियों पर जमा हुई बर्फ, तो उत्तरकाशी में भी आसमान से सफेद आफत बरस रही है। बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों की फिजा को ही बदल कर रख दिया है। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें पहलगाम की हैं। यहाँ हर तरफ बर्फ का बसेरा नजर आ रहा है। गाड़ियों पर बर्फ जमी है, सब कुछ सफेद दिख रहा है। पेड़ों पर बर्फ जमी है, मकान की छत पर बर्फ ने कब्जा जमा रखा है, तो जमीन पर भी कई फीट बर्फ जमा है। नवंबर के महीने में पहलगाम में कम ही ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार महीने की शुरुआत से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिख रही है। यहाँ बर्फीली हवाएं चलने से तापमान में तेजी से गिरावट आई है, जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई है। हालांकि सैलानियों के लिए ये बर्फबारी वरदान साबित हो रही है। जो लोग कश्मीर घाटी घूमने के लिए गए हैं, वो बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है। पिछले कुछ दिनों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि पहाड़ों की तस्वीर बदल गई है। बर्फबारी की ये तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहाँ बर्फबारी का दौर जारी है। रिहायशी इलाकों के आसपास काफी बर्फ जमी दिख रही है। बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल के ज्यादातर हिस्से इन दिनों बर्फ से दबे नजर आ रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान काफी गिरा है और अचानक ठंड की ठिठुरन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इन दिनों आसमान से सफेद बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो जमीन और आसमान दोनों में सफेद दिखने की होड़ लगी है। यहाँ गंगोत्री धाम में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। आसमान से लगातार बर्फ गिर रही है। यमुनोत्री धाम में भी बर्फबारी की कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। इस इलाके में नवंबर महीने में यह दूसरी बार है जब इतनी बर्फ गिरी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में सर्दी तेजी से दस्तक दे रही है। पहाड़ी इलाकों से सटे मैदानी भागों पर कोहरे के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।